नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। शरद पवार इन्होंने आखिरकार चुनाव आयोग को जवाब दे ही दिया। शरद पवार ने अपने जवाब में क्या कहा है, महाराष्ट्र की राजनीति पर और खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज के एपिसोड में हम इस बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये शरद पवार का जवाब इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहां से आगे बिल्कुल शिवसेना पैटर्न में एनसीपी के दो टुकड़े होना लगभग तय है। ऑफिशियली ये चित्र दिखता हुआ यहां से इस जवाब से हमें पता चलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शरद पवार ने चुनाव आयोग को क्या जवाब दिया है। शरद पवार ने ईमेल के माध्यम से चुनाव आयोग को यह बताया है कि अजीत पवार द्वारा किए हुए सारे के सारे आरोप बेबुनियाद, बेकार हैं। मैं ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूं और अब तक मैंने सिर्फ उन मंत्रियों को पार्टी से निकाला था जिन्होंने बीजेपी के साथ मौजूदा सरकार में शपथ ली थी। अब मैं 31 एमएलए को पार्टी से निकाल बाहर कर रहा हूं। दोस्तों, ये जवाब बहुत ज्यादा रोचक और इंपॉर्टेंट है। रोचक और इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि इसका अर्थ ये होता है कि 31 विधायक, साथ ही 9 मंत्री यानी 40 जितने विधायक शरद पवार इनके साथ नहीं हैं। ये पहली बार शरद पवार ने एडमिट किया है, चुनाव आयोग को बता दिया है। इससे यह भी साबित होता है कि शरद पवार ने विधायकों के मामले में अपने हथियार डाल दिए हैं। इस जवाब को दायर करने के बाद अब एक बात तय हो गई कि जो विधायक अजीत पवार के साथ गए थे वो लगभग 40 के करीब हैं और इसी के साथ अब कोई भी विधायक जो अजीत पवार के साथ गया वो यहां से आगे डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, क्योंकि वो चुनाव आयोग और संसद द्वारा बनाई गई वो सीमा को लांघ गए हैं जिसमें न्यूनतम 3/4 विधायकों को पार्टी छोड़ना जरूरी था। दोस्तों, अब मामला बचता है सिर्फ और सिर्फ पार्टी के नाम का और सिंबल का। तो चुनाव आयोग इस बारे में कोई भी फैसला कर सकता है, लेकिन शरद पवार ने इंडिया की बैठक में जो हुंकार भरी थी उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। शरद पवार ने यह बात भी अब तक तय कंफर्म कर दी है कि अब चाचा और भतीजे के बीच में यहां से आगे कोई रिश्ते नहीं है, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तो यानी कि जो एक संभ्रम का वातावरण था उसको इस जवाब से फुल स्टॉप मिलता है। लेकिन इसके राजनैतिक असर क्या होंगे, इस पूरे विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आज मेरे साथ उपस्थित हैं वैभव पुरोहित, जो कि सैफोलॉजिस्ट हैं, राजनैतिक विश्लेषक हैं। वैभव जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस प्रकार का रिप्लाई देना शरद पवार द्वारा कि ये एमएलए मैं पार्टी से अलग करता हूं, क्या ये कहीं शरद पवार के लिए ही घातक न हो? क्या कहेंगे? देखिए, पहली बार जब से अजीत पवार अलग हुए हैं उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि शरद पवार की पार्टी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टैंड आया है कि हमारे पास हमें 9 तो विधायक छोड़ के गए ही थे, अब और 31 विधायक छोड़ के गए हैं, यानी 40 विधायक उनके साथ नहीं है। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा झटका है पॉलिटिकली, अगर देखा जाए तो शरद पवार के लिए।
इससे एक बात तो तय है कि अब शरद पवार की पार्टी के पास एनसीपी की जो घड़ी का जो सिंबल है और पार्टी का जो नाम है वो अजित पवार गुट के पास जाने वाला है। ये क्योंकि हमने शिवसेना के जो जजमेंट आया था उसमें भी ये इसी प्रकार से एमएलए एमपी किसके साथ ज्यादा है उसके अनुसार ही सिंबल का और उसका अलॉटमेंट हुआ था। अब पॉलिटिकली हम देखें तो ये एक पहली बार एक अब तक जो जब से ये अलग हुए थे तब से ये जो भ्रम की स्थिति जो बनी हुई थी, कभी अजित पवार शरद पवार किसे मिलने चले जाते थे, कभी सुप्रिया सुले एक स्टेटमेंट देती थी कि अजित पवार तो हमारे नेता है, कभी प्रफुल्ल पटेल कहते थे कि शरद पवार के नेता के स्वागत में हम जाएंगे। तो ये जो सारी जो स्थिति थी, ये भ्रम की स्थिति थी, ये एक तरह से क्लियर हो चुकी है। अब ये चीज तय है कि शरद पवार और अजित पवार दोनों ही अलग-अलग रास्ते पे चल पड़े हैं और दोनों ही आने वाले समय में अलग-अलग ये गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब पॉलिटिकली अगर हम इलेक्टोरल बेनिफिट की अगर हम बात करें तो देखिए शरद पवार की जो पॉलिटिक्स है वो मैनेजमेंट और वो मासेस में रही है। वे हमेशा अगर आपको याद हो तो सोलापुर नहीं सतारा का जो चुनाव था जहाँ वो वहां पर भी वो बरसात में जब उन्होंने एक भाषण दिया था उसके बाद पूरा स्पीच का माहौल चेंज हुआ था और वो चुनाव जीत के आए थे। तो ये उनकी खासियत है कि वे जब जनता में जाते हैं, जनता से उनका सीधा कनेक्ट है, उनको जनता की नब्ज पता है। तो पॉलिटिकली इस चीज को ये सिंबल और पार्टी का जो ये नाम है अजित पवार के तो उसका फायदा कैसे उठाना ये इस चीज में शरद पवार बहुत अच्छी तरह से एक्सपर्ट है। तो ये देखना होगा कि ये कितना इनको लोकसभा और विधानसभा में बेनिफिट करेगा। लेकिन ये बात तय है कि अब दोनों चाचा और भतीजे की के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। हमें ये बताइए, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि जो शिवसेना का जजमेंट आया उसका बेस भी यही बना था कि एन मास वोटर्स जो है वो जनप्रतिनिधियों के साथ है और सारे जनप्रतिनिधियों ने अलग फैसला किया। अब जो 4 एमएलए बच गए उसमें से एक है जयंत पाटिल, दूसरे हैं जितेंद्र आहवड़ और उनके दूसरे 2 लॉयलिस्ट जो हैं, एक जो है रोहित पवार हैं, है ना, और वो जो चौथे, मतलब कुल मिलाकर के बहुत छोटा सेक्शन जो है वो अब यहां से आगे शरद पवार इनके पास बचा हुआ है। बहुत ही छोटा सा, 14 एमएलए हाँ बहुत ही छोटा, 14 एमएलए, 4 नहीं 14, मतलब बहुत छोटा एक सेक्शन बचा हुआ है। तो इस परिस्थिति में जब एक छोटा सेक्शन बचा हुआ है, पूरी की पूरी पार्टी जो है वो अजीत पवार ले उड़े हैं, नया सिंबल, नया पार्टी का नाम, ये आसान होगा या डिफिकल्ट होगा लोगों तक ले जाना? देखिए नया सिंबल और लोगों के बीच में ले जाना ये आज के दौर में उतना टफ नहीं है क्योंकि हमने शिवसेना का भी जब वो मशाल की जब आया था उनके पास अलॉटमेंट मशाल का तो वो बहुत ही क्विकली लोगों के बीच में वो वायरल हो चुका था और मशाल के ऊपर वीडियोस वायरल क्या कहते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स ये सब कुछ बन चुके थे। तो आज की तारीख में सोशल मीडिया के दौर में थोड़ा ये सिंबल ये इस पार्टी का है ये पहुंचाना इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जो कनेक्टिविटी है वोटरों के साथ, जो जो वोटर है वो आपको वोट करे, वो चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। उस चीज में शरद पवार को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अब उनके पास वो टीम नहीं रहेगी जो जो टीम उनके साथ हमेशा हर चुनाव में रहती थी और वो चुनाव जीत के आते थे। अगर हम पिछले चुनाव में भी देखें तो उन्हें हर सर्वे में उनको राइट ऑफ कर दिया गया था कि एनसीपी का पतन हो रहा है एनसीपी का। लेकिन शरद पवार के पास टीम थी, शरद पवार के पास लोग थे और उनकी जो मासेस के साथ जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी उनको काम आई और उन्हें 54 सीटों पे वो उन्हें लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब उनके पास अजित पवार नहीं है लेकिन उनके साथ जो लोगों की जो सिंपैथी है वो जरूर है और वो सिंपैथी का फायदा कितना उठा पाएंगे लोगों से
किस प्रकार से वो ये वोटों कि मेरे साथ गलत हुआ है, आप मेरे साथ आइए, बीजेपी ने हमारे साथ ये किया है, ये जो मैसेजिंग देना है, वो मैसेजिंग देने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे विषय पर आपने विस्तार से बात की। तो दोस्तों, शरद पवार ने जो चुनाव आयोग को जवाब दे दिया है, उससे एक बात शरद पवार ने एडमिट कर दी है कि अब अधिकांश एमएलए उनकी पहुंच से दूर हैं। शरद पवार के इस जवाब के बाद हो सकता है कि चुनाव आयोग उन्हें नई पार्टी का नाम और नया सिंबल दे दे। ये सब कुछ होने के बाद शरद पवार को यहां से आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक बात तय है कि ऑफिशियली और कानूनन ये चीज होने के बाद इस बात पर हमेशा के लिए पर्दा गिर जाएगा कि शरद पवार और अजीत पवार दोनों मिलके एक जॉइंट गेम खेल रहे हैं। दोस्तों, शरद पवार ने ये जो जवाब दिया है उसका महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर होगा, इस पर आपके विचार क्या हैं, ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।